इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नैब केस ये है क्या? दो चेयरमैन नैब जो है ना वो उनका ये दौर बनता है। ठीक है। तो अब जरूरी है कि हम ये भी समझें कि जब तोहफा आता है तो उसमें वर्किंग क्या होती है। तोहफा किरदार बनता है जिन सरकारी अफसरान का, जिन्होंने उस पर कीमत लगानी है, वो मुलजम नहीं है। ठीक है। रेमबो इम्पैक्स FZE। अच्छा, FZE का तस्करा आज से ठीक 5 साल पहले पाकिस्तानी सियासत में बड़ा चला था, कैपिटल FZE, जिसके कामे के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब नायल हो गए थे। उसके इमरान बशीर हैं कोई। अच्छा। ठीक है, आपके भाई तो नहीं है ना कोई? नहीं नहीं। अच्छा। अब इमरान खान फर्ज कहेंगे तो कि मुझे तो नहीं बताया गया कि इसकी कीमत जो है वो 3 अरब 16 करोड़ रुपया है। मुझे 1 करोड़ और 80 लाख बताई गई है। तो मुझे जो बताया गया है मैंने उसकी आधी कीमत अदा कर दी, 50%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब। अब आज हम बात करेंगे तफसील के साथ कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नैब केस ये है क्या, इसमें नैब ने क्या तहकीकात की हैं और नैब जो है वो कौन से लूप होल्स हैं जो आगे चलकर इमरान खान को फ़ायदा दे सकते हैं, और क्या नैब का एक मजबूत केस है या नहीं है, तफ्तीशी जो टीम है वो क्यों तब्दील हुई, मुख्तलिफ इसके जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताएं कि बिल्कुल आम फहम में, आम सादा अल्फाज में, कि ये नैब का केस है क्या इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। उसके बाद इसकी हम डिटेल्स में जाते हैं कि क्या तहकीकात हुई हैं। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। अगर हम इस केस का पहले तारुफ दे दें तो एक तो इमरान खान और बुशरा बीबी पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते रहे कि उन्होंने जी 118 ताइफ रखे मिले उनको, उसमें से 58 उन्होंने अपने पास रख लिए। लेकिन नैब ने जो रेफरेंस बनाया है उसमें करप्शन का इल्ज़ाम या मतलब मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का इल्ज़ाम लगाते हुए वो रेफरेंस सिर्फ एक गिफ्ट के ऊपर बनाया है। बाकी सिर्फ एक गिफ्ट के ऊपर है, जो कि मतलब गिफ्ट एक ही होता है, बॉक्स, उसके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं, लेकिन ये 58 में से एक गिफ्ट, अच्छा, उसके ऊपर ही रेफरेंस बनाया। बाकी 57 जो है उनमें यानी कि नैब को किसी किस्म की कोई चीज मिली नहीं या किया ही नहीं। अच्छा, ठीक है। एक ही वो गिफ्ट है क्राउन प्रिंसेस सऊदी अरब के, उनकी जानिब से ग्राफ ज्वेलरी सेट दिया गया था, उसके ऊपर बना है। और उसमें नैब ने यह कहा है कि इन्होंने दबाव डाल के अब जो उसकी असल कीमत थी उससे कहीं कम लगाकर और उसका फिर निस्फ अदा करके तो उन्होंने पास रख लिया, जिससे कि खजाने को नुकसान पहुंचा है। ठीक है। अब इस रेफरेंस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो हमने पूरी देखी है, हमने ब्रेक भी की थी, कितने पेजेस की है? तो उसमें पेजेस तो मैंने काउंट नहीं किए गए, उसमें और काफी चीजें होती हैं, और काफी दिलचस्प चीजें थी। नेक्स्टर्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो उसकी समरी है ना, समरी उसकी मतलब 8-10 पेज से ज्यादा ही नहीं है। ठीक है। उसमें सारी बैकग्राउंड दिया हुआ है केस का। ठीक है। और इसमें सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इस दौरान 2 चेयरमैन नैब जो है ना वो उनका ये दौर बनता है। ठीक है। आफ्ताब सुल्तान साहब के दौर में ये 1 अगस्त को 2022 से ये इंक्वायरी शुरू होती है। ठीक है। और उसके बाद 24 मई तक एक CIT जिसे कहते हैं नैब के अंदर, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें नैब के अंदर कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ये नहीं होती कि मुख्तलिफ इदारों के लोग, नैब के अंदर मुख्तलिफ विंग हैं 5-6, जो मतलब हाई प्रोफाइल केस का कह सकते हैं आप, या मतलब जो बड़े फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं उसका अलग विंग है, इस तरह हाउसिंग के अलग हैं, उसमें से एक बंदा लेके तो एक CIT बनाई जाती है। तो 24 मई तक एक CIT इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। 25 मई को ये नई CIT को दे दिया गया। इसमें जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो तब्दील कर दी गई और तब तक इसमें कुछ नहीं मिला हुआ था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो बोल बोल के ये बता रही है। अच्छा, इसकी 1 अगस्त से लेके 1 अगस्त 2022 से लेके 24 मई 2023 तक एक इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें काम कर रही थी, यानी कि 9 माह। हाँ, 9 माह और 9 मई से पहले, 9 मई के बाद 24 मई को नैब के अंदर से ये टीम तब्दील हो गई। अच्छा, टीम तब्दील हुई है और नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है। अब उस इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने टारगेट ये था कि इल्ज़ाम ये था कि चूंकि बताया ये जाता था, नैरेटिव ये था कि तोशाखाना में बड़ी चोरी की गई या डकैती की गई है, तो उसको चोरी और डकैती साबित तो करना है। बिल्कुल ठीक है। अब चोरी डकैती कैसे साबित करें जी, कि अच्छा जी ये जो तोहफा था ना इसकी पूरी कीमत जो है ना नहीं अदा की गई। ठीक है। और जितनी कीमत बनती थी उतनी अदा नहीं की गई। इसके लिए अब जरूरी है कि हम ये भी समझें कि जब तोहफा आता है तो उसमें वर्किंग क्या होती है। तोहफा आता है तोशाखाना में, कैबिनेट डिवीजन के अंदर ये एक कायम सेक्शन है, एक सेक्शन ऑफिसर इसको ओवरलुक करते हैं, और इसमें एक कमेटी बनती है जो कि किसी भी तोहफे की मालियत का तयन करके उसके ऊपर कीमत का एक टैग लगा देती है, और रूल्स के मुताबिक जितनी कीमत देगी कोई भी इस तोहफे को ले सकता है, वो तय हो जाता है कि इतनी इसकी कीमत है और इतने में ये बिक सकता है। उसमें 2 सरकारी अफसरान थे, एक खातून अफसर थी, एक मेल थे, और एक उन्होंने फिर प्राइवेट अप्रेजर जो है ना उसकी भी कंसल्ट करना होता है। अच्छा, वो भी कंसल्ट किया गया? कंसल्ट किया गया। ठीक है। और कमेटी ने ये किया जी कि ये 1 करोड़ 80 लाख रुपए उस सेट की कीमत लगा। ठीक है। और उसको 90 लाख रिकॉर्ड पे है सारा कुछ। ठीक है, ये रिकॉर्ड पे है।
उसको 90 लाख रुपए अदा करके तो रिटेन कर लिया गया। ठीक है। अब यहाँ तक तो रूल्स के मुताबिक सारी गेम होगी, लेकिन नैब को चूंकि इसमें से तलाश थी कि कहाँ पे मिसयूज। ठीक है। नैब ने कहा कि नहीं, कीमत इतनी बनती, ज्यादा बनती थी और इस कमेटी ने ना गलत कर दिया। अब जो सरकारी अफसरान हैं उनके खिलाफ आपको ना गलत साबित करने के लिए कि उन्होंने किसी इंटेंशन से किया, आपको देखना होता है कि क्या उसने पैसे लेके किया, रिश्वत दी। नैब को ये सबूत नहीं मिले और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा है कि जिस दो सरकारी अफसरान ने इसका तखमीना लगाया उनके खिलाफ किसी किस्म की माली बेज़ाब्तगी के, कोई माली फायदा लेने के सबूत हमें नहीं मिले, इसलिए उन दोनों अफसरान को मुलजम भी नहीं बनाया गया जिन्होंने असेस की थी सारी मालियत के। एक यानी जिनका सरकारी और जिनका बाई बुक, जिनका मतलब ना एक किरदार बनता है जिन सरकारी अफसरान का, जिन्होंने उस पर कीमत लगानी है वो मुलजम नहीं है। जिनकी कीमत लगाने के बाद जिन्होंने वो तोहफा खरीद लिया वो मुलजम है। ये है केस। मतलब जिनके कहने पर उन्होंने, मतलब कमेटी ने कहा कि 1 करोड़ 80 लाख रुपया कीमत बनती है, तो इन्होंने 90 लाख रुपया अदा करके वो गिफ्ट अपने पास रख लिया। जी, तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये नैब ने कहा कि नहीं, इतनी कीमत नहीं बनती है। नहीं, नैब एक तरफ कह रहा है कीमत इतनी नहीं बनती, दूसरी तरफ कह रहा है जिन्होंने लगाई वो ठीक है, वो उनको जिन्होंने लगाई उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, लेकिन वो अपना काम करने में नाकाम रहे क्योंकि उन्होंने असल कीमत नहीं बताई। ये उन्होंने लिखा उनके बारे में। लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई पैसे लेके ऐसा किया है। अच्छा, तीसरे जो प्राइवेट थे शोएब अब्बासी थे, जो मतलब एक प्राइवेट आप ताजर कह लें या जो भी के, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी कीमत यही बताई थी। अब उनको जब टच किया, पाकिस्तान में ही थे ये ताजर शोएब अब्बासी, ठीक है। अच्छा, उन्होंने भी यही बताई हुई थी कीमत, ठीक है, ठीक है। उन्होंने जब टच किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो दबाव में, ये उन्होंने ना नहीं टच क्या किया, नैब रिपोर्ट में लिखा कि एक दिन वो आ गए, उन्होंने आके वादा माफवा के तौर पे बयान रिकॉर्ड करा दिया। अच्छा, खुद ही आ गए कि हाँ, कि वॉलंटियरली उन्होंने, अच्छा, और उन्होंने रजाकाराना तौर पे हमें बता दिया कि बड़े दबाव डाल के तो हमसे ये कीमत कम करवाई गई। तो उन्होंने कहा किसने दबाव डाला, तो उन्होंने कहा PS2 प्राइम मिनिस्टर थे इनामुल्लाह शाह, उन्होंने दबाव डाला है। अब वो PS भी जो है ना मुलजम नहीं है। अच्छा, PS भी मुलजम नहीं है। ठीक है, मुलजम बासिस ने लिया है। और दबाव भी सिर्फ शोएब कह रहा है दबाव डाला गया, दो सरकारी अफसरान के ऊपर दबाव का भी कोई तस्वीर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, खैर उन्होंने तो बता दिया कि हमने दबाव में कम लगाई। अच्छा, कम लगा दी तो असल कितनी बनती है ये उन्हें नहीं पता, ठीक है। असल जानने के लिए नैब ने अब राब्ते शुरू किए मुख्तलिफ इदारों से, ठीक है। उसने किया जी कि कॉमर्स एंड ट्रेड, सनत पैदावार जो है, इनसे पूछा जी कि आप बताएं जी कि कितनी है इसकी कीमत, ठीक है ना। उससे पहले FBR से कहा, FBR के साथ मिलकर फिर एक कमेटी बनी 3 रुकनी। उस कमेटी ने देखभाल के बताया जी कि हम ये कीमत नहीं बता सकते। अच्छा, हमें नहीं पता कितने का। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस सनत पैदावार से पूछा, उन्होंने कहा जी जो मुतलका डिपार्टमेंट है जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी, तो वो तो गैर फाल है, वो एक्टिव ही नहीं है और हम अपने तौर पे आपको कुछ नहीं बता सकते। वहां से भी इनको इनकार हो गया। उसके बाद पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे मैं आपने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि हम भी ये नहीं बता सकते। उसके बाद इन्होंने जेम्स एंड ज्वेलर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन है क्या, उससे रब्ता किया कि आप बताएं जी ये तोहफा, इतना महंगा तोहफा जो सऊदी अरब से है, इसकी कीमत असल कितनी है। उन्होंने कहा हम भी आपको ये नहीं बता सकते। उसके बाद नैब ने MLA यानी कि खत लिखे स्विट्जरलैंड को, UK को। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक तोहफा आया है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे या कोई ज्वेलर्स सब कह रहे हैं जी हम इसकी कीमत नहीं लगा सकते? ये मतलब कुछ अजीब ही नहीं हो गया? या तो कोई इस मामले में फंसना ही नहीं चाहता था, ठीक है, या फिर बज़ाहिर ऐसा भी हो सकता है कि नैब को शायद कोई मर्जी की कीमत नहीं बता रहा। अच्छा ठीक है, क्योंकि इस कीमत के ऊपर नैब का केस बनने के लिए जरूरी था कि 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत बताई जाए। अच्छा, वो ठीक है 1 करोड़ 80 लाख में तो गुजारा ही नहीं होता, ठीक है। तो अब सऊदी क्राउन प्रिंस का तोहफा है बेसिकली, तो वो तोहफा उसने मार्केट से तो खरीद के नहीं दिया हुआ कि वही ब्रांड, ये जैकेट मैंने लिया है एक जगह से, तो आप मार्केट से जाके पूछ लेंगे कि ये फलां ब्रांड का जैकेट है तो कितने का है, तो आपको मार्केट से पता चल ठीक हो गया। एक चीज फर्ज किया, एक बादशाह उसने बनवाई अपने लिए, ठीक, उसने आपको गिफ्ट दे दी, तो उसकी बेसिकली कीमत तो नहीं है, ठीक है, वो इखलाकी पहलू उसका हो जाता है, उसकी कीमत नहीं है, वो आप उसको या तो म्यूजियम में रख दें, या अगर आप उसको सेल करके उसकी कीमत यूज कर रहे हैं तो फिर आप बाय रूल्स उसको कर सकते हैं, कोई भी कीमत आप उसकी लगा सकते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख अब हमें कम लग रही है, लेकिन मेरा ख्याल है ज्वेलरी कोई इतनी ही होगी, 1 करोड़ 80 लाख बड़ी कीमत है। फिर मुझे तो ये भी है कि मतलब कोई नूर का टुकड़ा तो मेरा ख्याल नहीं था, वो 90 लाख रुपया अदा भी किया, ये भी एक बड़ी बात है। कोई नूर का टुकड़ा तो बहरहाल वो मेरा ख्याल है नहीं था, महंगा ही रहा, वही होता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल जी मान लेते हैं कि कीमत उसकी कम थी, नैब को पूरे मुल्क से ये नहीं पता चला, ठीक, तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि जब एक तोशाखाना सेक्शन में एक तोहफा आया जिसका मुल्क में कोई वैल्यू लगाने वाला ही नहीं है, ठीक है, या नैब जितनी चाह रहा है उतनी लगाने वाला नहीं है, तो उस वक्त मतलब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर या कुछ वो बाहर से जाके कैसे उसकी कीमतें लगवाते या क्या करते, अगरचे उनको मैं पूरी तरह एग्जामिनेट नहीं करता, इतना मतलब महंगा तोहफा था, अगर किसी दोस्त मुल्क का था तो क्या जरूरत थी लेने की, आप उसको मतलब एक रख देते उसको, बिल्कुल कौमी खजाने में ज्यादा बेहतर था। लेकिन हम कानूनी केस डिस्कस कर रहे हैं, मोरालिटी में बहुत कुछ आ जाता है कि नैब का उसमें क्या मौकफ है। अब पूरे मुल्क से नहीं मिला तो उसके बाद उन्होंने कहा हम बाहर से इसका तयन करते हैं, इन्होंने खत लिखे स्विट्जरलैंड को, UAE को, UK को, वो हमें खत का जवाब नहीं दिया करते और उन्होंने नहीं दिया, अच्छा ठीक है।
वो लेट होने लगा तो नैब ने कहा आप क्या करें, ठीक है, केस तो जल्दी जल्दी बनाना था। इन्होंने फिर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ दुबई से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी वहाँ से मार्केट से कोई बंदा हमें आप पकड़ के दें। ठीक है। उन्होंने वहाँ पर पूरा निकला जी के एक, अब जो मैं नाम लेने वाला हूँ वो आधा नाम सुना सुनाया होगा। अच्छा। ठीक है, रेम्बो इम्पैक्स FZE। अच्छा, FZE का तस्करा आज से ठीक 5 साल पहले पाकिस्तानी सियासत में बड़ा चला था, कैपिटल FZE, जिसके कामे के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब नायल हो गए थे। अब ये रेम्बो इम्पैक्स FZE है जिसके फर्म है वहाँ पे, ठीक है, उसके इमरान बशीर हैं कोई। अच्छा, ठीक है, आपके भाई तो नहीं है ना कोई? नहीं नहीं, अच्छा इमरान बशीर हैं। इमरान बशीर है। उन्होंने कहा कि ओहो ये घड़ी तो ये घड़ी नहीं, ये ज्वेलरी सेट तो 3 अरब 16 करोड़ का है। अच्छा, हाँ, 3 अरब 16 करोड़ 55 लाख। अच्छा, उन्होंने कहा जी इतने का है। मतलब ये है कि उन्होंने 3 अरब तकरीबन 14 करोड़ कम कीमत लगाई है, वो ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, और इस कीमत पे तो नैब भी फौरी मान गया कि हाँ ये इतने का है तोहफा। असल में तोहफा इतने का है, असल में तोहफा इतने का है। वो तोहफा अब उन्होंने कहा जी अच्छा जी ये ठीक है। अच्छा, फिर वीडियो लिंक पे उनको एग्जामिन किया इन्होंने, ठीक है, इमरान बशीर साहब को, और इन्होंने कहा जी हाँ ठीक है जी आपका ये मौकफ हमने मान लिया है, और अब जो है ना इसका निस्फ 1 अरब 57 करोड़ दे के तो इनको ये तोहफा लेना चाहिए था जो तो इन्होंने 90 लाख में लिया। हाँ, तो ये खजाने को नुकसान हो गया कोई 1 अरब 56 करोड़ रुपए का एक सेट के ऊपर, तो लिहाजा ये रेफरेंस तैयार करके तो अदालत में भेज दिया गया, और उसमें जा बजा ये एतराफ़ है कि एक तो मुल्क के अंदर कोई चीज़ हमें नहीं मिली, ठीक है, कि जो कोई बंदा नहीं मिला जो इसका कीमत बता सकता। दूसरा, जिन सरकारी अफसरान ने कीमत लगाई थी गलत, उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो हमारे मुलजम भी नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो दबाव डालते रहे PS प्राइम मिनिस्टर के, वो भी इसमें मुलजम नहीं है। तो सिर्फ मुलजम है यहाँ पे इमरान खान और बुशरा बीबी। अच्छा सुहेल साहब, मेरा सवाल ये है कि जाहिर सी बात है हमारे देखने वाले उनके ज़हन में भी ये सवाल आएगा कि एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने एक कीमत असेस की, उस कमेटी की असेसमेंट 1 करोड़ 80 लाख थी और 90 लाख रुपया इन्होंने अदा कर दिया उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अब इस मामले में उस कमेटी का जिक्र ही कहीं नहीं है, तो आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, मैं भी कोर्ट रिपोर्टर हूं, तो उस एंगल से बताएं कि कैसे ये एस्टेब्लिश करेंगे कि मतलब जी इमरान खान, मतलब अब इमरान खान फर्ज कहेंगे तो कि मुझे तो नहीं बताया गया कि इसकी कीमत जो है वो 3 अरब 16 करोड़ रुपया है, मुझे तो 1 करोड़ और 80 लाख बताई गई है, तो मुझे जो बताया गया है मैंने उसकी आधी कीमत अदा कर दी 50%। तो कैसे ये नैब बड़ा मुझे का केस ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कल कोई केस सुनाया कि आपने PIA की निजकारी की है, तो उसमें जो है ना जिसने उसकी कीमत फिक्स की, गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट ने, जिस अफसर ने, उसका कोई कितने में हमने इसका शेयर बेचना है, उसका कोई कसूर नहीं है, जिसने खरीदा है वो मुजरिम है। अच्छा। ये बिल्कुल वैसा ही केस अब बन के रह गया है, और इसमें सिर्फ 2 मतलब चुन के उनको मुलजमान रखा गया कि जिन्होंने लिया, और बाकी सारी जुबानी कहानी है कि उनको, और एक वादा माफ गवाह इन्होंने वो बना लिए कि जी उनके ऊपर दबाव डाला गया था। ठीक है, अब उसमें दबाव किसने डाला? दबाव PS थे जी प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने डाला, उनको और वो मुलजम नहीं है। अच्छा। ठीक है जी, उनसे शायद अदालत में गवाह के तौर पे बुलाया जाएगा जी कि अच्छा। ये लोग थे ना, तो अब वो गवाह अपने खिलाफ गवाही तो देने से रहा। ठीक है, तो नहीं, इसमें जो लिंक एस्टेब्लिश करना होता है, मतलब इस किस्म के जो फौजदारी के केसेस होते हैं इनमें पूरा लिंक एस्टेब्लिश करना है नैब ने, तो लिंक क्या, यहाँ तो उन्होंने खुद ही जो है वो बाढ़ चाड़ काट के जनाब इस तरफ वालों को इस तरफ कर दिया और इस तरफ वालों को खुद ही बरी कर दिया। मैं जहाँ तक इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखी गई है उसमें ये पूरा एहतमाम किया गया है, समझ रहे हैं आप? जी जी जी, कि कल इस केस का अंजाम जो है ना कुछ ना हो। अच्छा, ठीक है, अब उन 2 सरकारी अफसरान के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला, ये लिखने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल ठीक है, ये आपने एंड पे जाके जब लिखा है तो इसका मतलब आप अपने खिलाफ ये रिपोर्ट लिख रहे हैं। ठीक है, फिर जी आप लिख रहे हैं कि इतना अरसा एक टीम ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद दूसरी आ गई। ठीक है, ये पहले मैंने कभी किसी रेफरेंस में नहीं देखा कि ऐसे एतराफात खुद किए जा रहे हों कि जी हमने पहले फलां के पास केस था फिर मेरे पास, बस चेंज हो जाता है यार, जिसने रेफरेंस बना के ले गया आई वो बताया कि मुझे फलां तारीख को ये मिली थी इंक्वायरी और ये मैंने ठीक है इसमें से किया है और ये मेरे पास एविडेंस है और इसको आप जो है ना सजा दें, इसमें फलां सेक्शन के तहत ये जुर्म हुआ है। लेकिन यहाँ इस केस में थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा अचंभे की बात थी कि पूरे मुल्क के अंदर से कोई महकमा एक तोहफे की कीमत बताने को तैयार ही नहीं है, और नैब लिख रहा है कि उनके पास ये सलाहियत ही नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम बता ही नहीं सकते। तो जब आप बता ही नहीं सकते तो उसके बाद आप केस कैसे बना सकते हैं? आप दुबई बैठे किसी फर्म की जो है ना वो तो उसका तो अपना इंटरेस्ट भी हो सकता है, एक बंदे का दुबई में और है वो पाकिस्तानी ओरिजिन का, अगर दुबई में अगर उसका कारोबार है ठीक है, तो वो एक तोहफे की नई कीमत लगा के तो कल को वो खुद अपना फायदा यूज कर सकता है। ठीक है जी, एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी कोई भी मार्केट ऊपर चढ़ा के तो उसको फिर मार्केट में ला के तो अपना फायदा, यही लोगों के अपने जो है ना इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बड़ा जरूरी होता है कि ये गवर्नमेंट सतह पे ही उसकी कीमत का तयन। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की हद तक इस केस में और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके
कि जी उन अफसरान के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं कि उन्होंने कोई रिश्वत लेके ऐसा किया। और अच्छा, इसमें एक और फैक्टर भी है ना कि ये जो तोशाखाना फौजदारी केस था वहां पे भी, अच्छा इसमें एक चीज जो हमने शुरू में बयान की कि वहां पे भी ताइफ का लेन देन है, यहाँ पे भी ताइफ का लेन देन है, वहां ज्यादा है, यहाँ पे एक तोहफे की जो है वो बाबत देख रही है नैब। तो ये मेरे ख्याल है ये क्वेश्चन ऑफ लॉ भी आगे जाकर जो है वो चैलेंज हो सकता है कहीं ना कहीं। नैब का अपना दायरा इख्तियार असल में अब बड़ा जो है ना वो सारे हिसाब जहन में रख के देख रहा उन्होंने केस बनाया अच्छा। शायद कि कल सारी अमेंडमेंट्स रिस्टोर हो जाती हैं जी। तो 50 करोड़ वाला बेंचमार्क भी कवर हो जाए। ठीक है। ठीक है, उससे छोटे वाले पे भी हम ना जाएं। और तोशाखाना के अंदर अगर आप रूल्स, अगर कोई बंदा जब से ये पाकिस्तानी सियासत में चल रहा है ना मामला, अगर तोशाखाना के रूल्स कोई भी बंदा खोल के पढ़े, थोड़ी देर में पढ़े जा सकते हैं और उसमें बड़ा क्लियर हो जाता है कि कई तोहफे ऐसे होते हैं जो कि आपने तोशाखाना में रखे भी नहीं जाते, जैसे मतलब ईटेबल्स हैं या छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है। फिर कई ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब ना आपको एक ही टूर पे मिली हैं तो वो 1 गिफ्ट काउंट होती है। ठीक है। ठीक है, उन सारों की इकट्ठी कीमत लगती है। और फिर एक बेंच मार्क उसमें ये भी होता है कि जो इतनी कीमत से कम वाला तोहफा है वो आपने मुफ्त ले जाना है। ठीक है। जो हमेशा जुर्म बताया जाता है ना वो ये होता है कि आपने इसको मुफ्त रिटेन कर सकते हैं, जैसे कोई छोटी मोटी चीज है। ठीक है, तो उसकी इजाजत सारी रूल्स में खुद दे रखी हुई है। और इमरान खान के दौर में थोड़ा सा कीमत ऊपर भी की गई थी कि पहले अगर कम पैसे जमा होते थे 20% हाँ 50% तो उसको 50 तक वो ले गए थे कि अब कम अज कम इस कीमत अदा करके तो उसको रखे। अच्छा सुहेल साहब, आखिरी सवाल, आपने पूरा नैब की जो तहकीकात है उसका अहाता किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक बहुत ही कमजोर तरीन केस बनाया है नैब ने और इसका दिफा करना आसान नहीं होगा। चेयरमैन नैब जो थे आफ्ताब सुल्तान साहब वो भी दरमियान में तब्दील हुए, एक तो जो कमेटी तफ्तीशी जो टीम थी वो तब्दील हुई, चेयरमैन नैब भी तब्दील हुए आफ्ताब सुल्तान, और जाते जाते उन्होंने आखिरी एक स्पीच भी की थी और कोई उन्होंने चीजें बिल्कुल जिक्र स्पीच की थी और उन्होंने कहा था कि किसी किस्म का भी दबाव जो है वो ना लिया जाए अफसरान को, उन्होंने ये कहा था। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि मैं दबाव नहीं ले रहा और इसलिए मैं मुस्ताफी हो रहा हूँ। ये और बज़ाहिर नैब सोर्सेज ये क्लेम करते थे कि इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, एक इसके ऊपर उनका टेक ये था कि ये फर्दर इंक्वायरी उसकी बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की बनती है, वो जब तक वहां पे इन्वेस्टिगेट करके इसको जुर्म नहीं साबित कर सकती हम यहाँ पे इसको करप्शन नहीं कह सकते, इस पे केस नहीं बना सकते। दूसरा ये तोशाखाने वाले मामले में भी उनका यही टेक था कि जिस तरह से आप केस बना रहे हैं ऐसा केस नहीं बन सकता और मेरे सिग्नेचर के साथ इस तरह के केस आगे अदालतों में जाके कल मजाक बने, ऐसा मैं नहीं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये उनका टेक था। उन्होंने नैब को, अफसरान को भी ये कहा था कि आपके अंदर जो है ना लोग सारे गलत नहीं है, आपके अंदर 2-3% लोग जो है ना गलत है, उनकी कभी मत सुनना। आपके अंदर 97% यंग बड़े फेयर हैं, अफसरान है जो बड़ा और हकीकत है वो बड़ी मतलब वो काम करना चाहते हैं। अब पिछले 7-8 सालों में नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ऐसे ऐसे क्राइम केसेस पे आई हैं, वाइट कॉलर क्राइम पे, कि आप पढ़ के ना शश करें कि मतलब कितनी मतलब अर्क रेजी से उनको लिखा गया, कितनी खूबसूरती से उसको ताने बाने मिलाए गए, रिकवरियां भी हुई, कितने सारे केसेस फेक अकाउंट स्कैंडल में हमने देखे हैं, बड़ी बाज दफा अच्छे उससे केसेस बनाए गए। कारके में जो पाकिस्तान को एंड पे फतह मिली उसमें नैब के एक अफसर ही थे जिनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी थी, जिसके बाद एक सतह पे पाकिस्तान आ गया था कि आप इसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं जाके बैनुल अक़वामी फोरम पे कि जनाब यहाँ पे करप्शन करती फिर रही थी एक कंपनी, तो जिसको हमने उस वक्त पकड़ने की कोशिश की थी, तो आप इतने भी जुर्माने ना डालें। उसके बाद मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ चला गया था। तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन नैब में होती रही हैं, तो उसके ऊपर इस तरह की चीज़ आ जाना, हम इसको नाकस अभी भी नहीं कहते, मामला सब जुडिस है, कोर्ट इस पर कॉग्निजेंस ले चुकी है, रेलेवेंट फोरम एहतसाब अदालत ही है, वो इसको देखेगी कि इसमें अगर कोई नैब अब भी अंडर ट्रायल केस है, हो सकता है नैब को कल इसमें कोई ज़्यादा सॉलिड एविडेंस मिल जाए, वो एहतसाब अदालत में ज़िमनी रेफरेंस की सूरत में रख दे और वो अपना जुर्म साबित कर दे। लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखी गई है, हमने जो पिछले 8-10 साल में जो एहतसाब अदालतों के केसेस वापस आई जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में ट्रीट होते देखे और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को खामोश होते देखा है, इसमें वो सारे इस रिपोर्ट में शवाहिद मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं जो कल के किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मुश्किल में डालेंगे और खामोश कर देंगे। इस ये एविडेंस आपको जाते जाते अगर थोड़ा सा बता देंगे, एविडेंस उन्होंने बड़ा लव किया हुआ है। ठीक है जी, उसमें इंक्वायरी ऑथराइजेशन लेटर है, ठीक है, कि फलां दिन ये हुआ, ठीक है, उसके बाद सीजर मेमो आ जाते हैं, कैबिनेट डिवीजन से रिकॉर्ड जो लिया वो है, तोशाखाना सेक्शन से जो लिया वो है, विटनेस की जो स्टेटमेंट्स हैं जो इन्होंने बुला के तो लोगों को पूछा है, ठीक है, उनका इन्होंने दिया हुआ है कि फलां पेज के ऊपर है। ठीक है जी, MLA UAE, MLA टू UK, MLA टू स्विट्जरलैंड, ये खतूत हैं, ठीक है, जो भेजे गए हैं, ठीक है, और इनका जवाब इसमें रिटन लिस्ट में नहीं दिया गया हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो सरकारी अफसरान हैं उनमें नाम जो है वो एक राबिया समद हैं, जिनका मैंने आपको बताया कि उनके खिलाफ एविडेंस नैब को नहीं मिला, इनके नाम है बस। ये उसमें कोई ऐसी चीज़ एविडेंस लिस्ट में भी नजर नहीं आती, जो इन्होंने चीज़ें ली हैं खाली सरकारी उनसे पेट्रोलियम डिवीजन से जो खत लिखे, जो खत इन्होंने लिखे जी, वो सारी वो हैं, बाकी इसमें कोई चीज़ वैसी नहीं है। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब ने तोशाखाना नैब का जो केस है, इस पूरे का पूरा जो है पोस्टमार्टम किया है, पूरी
एक्सक्लूसिव जो खबर है वो भी समन न्यूज़ पर ब्रेक की थी सुहेल रशीद साहब ने, और बताया है कि ये केस है क्या, और इस केस में क्या क्या नैब कहाँ कहाँ नैब ने क्या खेला है और क्या इसको डिफेंड भी किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पर हमें आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।